मैं आता हूँ विवेक जी आपके पास। ये सही बात है कि ना जाने कितनी स्टोरीज़ है, मैंने सबके नाम नहीं लिए। मैंने कहा हमारे विद्वान जो पैनलिस्ट हैं वो भी कोट करेंगे ही, तो मैंने 2-3 नाम ही लिए थे। लेकिन ये मार्गदर्शक मंडल ये अभी पॉपुलरली अभी भी कल के पेपर्स में भी आया हुआ है, उसके बारे में ईश्वरप्पा के बारे में, येडियुरप्पा के बारे में क्लियर लिखा गया कि उनको जाना पड़ेगा। ये बनाया भी इसलिए गया था। पार्टी की ओर से लेजिटिमेसी है उसकी, लेकिन हाँ, ये संवैधानिक नहीं है। पर कहते हैं कि जो कानून बनाते हैं वो खुद के लिए नहीं होते, दूसरों के लिए होते हैं। और मोदी जी ने कब अपने ऊपर कोई कानून लागू किया है? वो तो दरअसल कानून बनाने वालों में से हैं और हो सकता है उसके बाद कोई नया कानून बना दें, क्योंकि नैतिकता और सत्यता तो शायद वहाँ पहुँचती नहीं है कभी। जी, विवेक जी आपकी ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये दिनेश जी एकदम आपने सही बताया। ये जो बीजेपी में एक नया राजनीतिक एक संस्कृति लाई है कि भई जो दिल्ली में बैठे हुए शीर्षस्थ नेता है, वो जो कहेंगे वही होगा। अ, इसके लार्जर रिपरकशंस आप देखिए। ये सारा सत्ता का केंद्रीकरण जो है, वो उसके पीछे है। मतलब 2 ही लोग हैं जो इस पार्टी को चलाते हैं। ये भले ही कांग्रेस को कुछ भी कहे, कांग्रेस को एक डायनेस्टिक पार्टी कहे या फिर बादशाह की कुछ उसको उपमा दे दे और कहे कि भई ये देखिए बादशाह चलती है किसी पार्टी में। लेकिन ये खुद जो है इस पार्टी में एक अलग तरह के बादशाह बैठे हैं जो अपना राज जो है वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बाकी सबके जो राज है उसको खालसा करना चाहते हैं। तो इस ये जो राजनीतिक कल्चर है इसमें, अब गुजरात में तो हमने देखा, गुजरात में इतने सारे चीफ मिनिस्टर भी बदले और फिर बहुत लोगों को टिकट भी नहीं दिया। उसके बावजूद गुजरात में वो इतनी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में चुनकर आए, बीजेपी इतनी सक्सेसफुल हुई, तो कोई ये कहेगा कि भाई तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर उससे बीजेपी को सक्सेस मिल रहा है और बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब है कि वो जो मॉडल है, वो मॉडल राजनीतिक स्तर पर बहुत ही सक्सेसफुल है। तो आपको क्या लेना? आप इस बात का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? लेकिन ऐसा ही इसमें जो 2-3 एथिकल मॉरल पॉइंट्स है, ये जो 75 साल वाला जो एक निकष है, जो बाकी लोगों पर लगाया जाता है। अब आप ये कह रहे हैं कि भई वो मोदी जी जो है वो 74 साल के हो जाएँगे अगले साल। लेकिन जो थ्रेशोल्ड है वो तो 75 साल का है, तो वो तो इनेलिजिबल तो नहीं हो सकते। ये कैसा हो गया कि जैसे किसी नौकरी के लिए अगर आपको 35 साल की अपर एज लिमिट है, आप 34 साल के हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भई आप अभी 34 साल के हैं तो 1 ही साल तो बचा है, तो आप उसमें क्यों सर अप्लाई इ कर रहे सर हैं? वो सर तो ईश्वरप्पा को यही कहा गया है। जी, सर ईश्वरप्पा को यही किया गया है। वो जी, 74 के ही है अभी। वो 70 में अब लास्ट ईयर जी। के एंड में होंगे कि आप हो नहीं, जाएँगे बाद में, वो ठीक तो है। अभी नहीं हुआ तो आप चले जाइए। लेकिन नहीं, ईश्वरप्पा के साथ में 2-3 और जो बातें हैं, एक तो उनकी जो वो कंट्रोवर्सी के साथ हमेशा ही जुड़े रहे। तो उन्होंने किसी वक़्त ये कहा था कि इस देश का जो तिरंगा है, वो झंडा बदल कर हम उसको सैफ़रन फ्लैग लाएँगे। इस तरह की बात कही थी। तो वो एक कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद में उनके बेटे का जो नहीं, वो तो वो ये है, दूसरे हैं। लेकिन ईश्वरप्पा जो है उनकी उनके साथ में कंट्रोवर्सीज़ काफ़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उस समय हुई थी, जिससे ऑलमोस्ट संघ परिवार का जो अल्टीरियर मोटिव है, वो सामने आ गया था कि भई ये कभी न कभी भारत का जो तिरंगा है, उसको बदल कर ये भगवा इनका जो ध्वज है, उसको लाएँगे। इस तरह की एक कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ी कर दी थी। अब ठीक है, ज ये बात सही है कि सारे नियम जो है, वो बाकी लोगों के ऊपर लागू है। जो 2 सबसे बड़े नेता हैं, ख़ैर अमित शाह जो है तो वो एज लिमिट में काफ़ी जूनियर है अभी, तो उनके लिए काफ़ी मौका है अभी भी। लेकिन मोदी जी जो है, आप समझ रहे हैं कि वो कुछ सालों के बाद वो चले जाएँगे मार्गदर्शक मंडल में। आपको मैं ये बताऊँ कि चर्चा ये है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि वो कभी मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएँगे। उनकी कोशिश रहेगी कि वो राष्ट्रपति बने। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उस समय वो राष्ट्रपति बनेंगे और इसलिए बनेंगे कि राष्ट्रपति जो है उसको इम्यूनिटी होती है। हुँ, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं की जा सकती। तो जिस समय वो अपने आप को अड़चन में पाएँगे, जिस समय वो समझेंगे कि उनके हाथ में सत्ता नहीं बची है और कहीं पुरानी केसेस जो भी उनसे हुई है गलतियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स उनके करियर के साथ में रहे हैं, उसको लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई
की शुरुआत की जाए तो उस कार्रवाई को न होने दे। इस लिहाज से वो प्रेसिडेंट ही बने रहेंगे, बन जाएँगे और बने रहेंगे, इस तरह की चर्चा भी मैंने सुनी है। तो मोदी जी का जो है अपने लिए शायद कुछ अलग प्लान ऑलरेडी तैयार होगा, वो तो बहुत दूर की सोच थे, हमको पता है। लेकिन कर्नाटक में जो भी हो रहा है, देखिए कहने की बात एक होती है, करने की दूसरी। आप डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, आप येदियुरप्पा के बेटे को आप टिकट दे रहे हैं। तो ये सब जो है अपॉर्चुनिस्टिक मोरालिटी जो है बीजेपी की, वो हर स्तर पर हमको दिखती है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि वहाँ पर भी वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए होंगे। जो विनेबिलिटी फैक्टर है, वही केवल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर उनके लिए कि भाई कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। अब वो उन्होंने ये कैसे तय कर लिया कि जगदीश शेट्टर जो है, वो हार सकते हैं? पता नहीं। मतलब अगर उनका इंटरनल असेसमेंट कहीं से ये है कि जगदीश शेट्टर हार सकते हैं, तो फिर जस्टिफाइबल है उनको टिकट न देना। हो सकता है उनका इंटरनल सर्वे ये कह रहा हो, हमको पता नहीं है। नहीं तो इतने बड़े व्यक्ति को वो अगर टिकट नहीं देते हैं, तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कारण होगा। बहुत सारे सिटिंग एमएलएज़ को उन्होंने टिकट नहीं दिया, जिससे बहुत नाराज़गी है। ऑलरेडी एंटी इनकम्बेंसी कर्नाटक में है। इस तरह की नाराज़गी अगर सिटिंग एमएलएज़ और बाकी लोगों के बीच में अगर इस तरह की नाराज़गी बढ़ती है, पलती है, तो वो बीजेपी के लिए बहुत एक डेंजरस बात होगी कर्नाटक इलेक्शन में। ये जैसे हम समझते हैं, वैसे मोदी और शाह भी समझते हैं। हो सकता है उनके लिए कुछ उनके दिल में कुछ अलग तरह का प्लान हो जो हमको पता नहीं है, और किसी भी तरह से ये सब होने के बावजूद भी कर्नाटक को कैसे जीता जाए, इसका कुछ उसकी कुछ स्ट्रैटेजी उन्होंने बना ली हो। एक्चुअली तो देखा ये होना तो ये चाहिए कि भाई किसी भी व्यक्ति को 2 या 3 से ज़्यादा टर्म्स जो है वो एमएलए या एमपी या कुछ भी नहीं बनने देना चाहिए। देखिए पश्चिम की डेमोक्रेसीज़ में हम देखते हैं इस तरह का कोई रूल नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग 2 से ज़्यादा टर्म्स ज़्यादातर वो अमेरिका में रूल है सर, 8 साल का रूल है जी, अमेरिका में। जी। अमेरिका में हाँ, अमेरिका में रूल है, लेकिन आप बाकी डेमोक्रेसीज़ में देखिए, वहाँ पर एक व्यक्ति 30 साल, 40 साल, 50 साल एमपी, एमएलए बना रहा है। इस तरह की वहाँ पर ट्रेडिशन नहीं है। वो तो अलग ही कल्चर है, मतलब वो सिर्फ़ टेक्नोलॉजिकली हमसे आगे ऐसा नहीं है, वो सिविलाइज़ेशनली भी हमसे आगे है। ग्रेट ब्रिटेन में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ आज भी बची हुई है और वो जिस तरह से उसका पालन होता है, वो अपने आप में एक आश्चर्य है। हमारे यहाँ लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसको सबवर्ट इतना आसानी से कर लेते हैं हमारे यहाँ के लोग। और अब तो बात चल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल बदल दी जाए और हिंदू राष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूशन ले आए। तो बीजेपी जो है वो कुछ भी कर सकती है। अब किस तरह से ये सब करने के बावजूद वो कर्नाटक में जीतने की उम्मीद रखते हैं, ये हमें देखना है। कल जाकर अगर वो आज तो ये इस तरह की स्थिति है कि कांग्रेस को एज है और हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जीतने वाली है कर्नाटक में और बीजेपी के लिए मुश्किलातें हैं। लेकिन ये सारी बातें कई बार झूठी भी साबित होती है। जहाँ पर बीजेपी का सवाल है, बीजेपी हर तरह से कोशिश करके जीतने में विश्वास करती है और इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम बीजेपी ने कई बार लाए हैं। तो जो मेरी जानकारी है कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टकराव है और बीजेपी जो है बहुत अभी भी आज भी बीजेपी इस कंपटीशन में एक टफ फाइट देने की स्थिति में आज भी है। इस तरह के इनपुट्स मेरे पास है। तो देखिए ये सारी जो टैक्टिक्स है उनको कहाँ तक ले जाती है और वो इसको किस तरह से सफलता में तब्दील करते हैं। दिनेश जी। जी।